मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ गुड यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वनीत कल आया नहीं था, वनीत की आवाज़ आई थी अभी मुझे। हाँ सर, कल तो क्लास में। मिस हो गया? नहीं नहीं, था सर क्लास में मैं। आवाज़ नहीं आ रही थी फिर मेरी कल तुम्हें? कल मेरा माइक्रोफोन बंद था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर जीओसी वाले जो क्वेश्चंस हैं सर वो +1 वाले करने हैं? हाँ हाँ हाँ, वो बुकलेट पड़ी होगी ना तुम लोगों के पास। यस सर। यस सर। आरपी असाइनमेंट वही सेम है, ओके और सर। हाइड्रोकार्बन की भी वही, बस उसमें से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पार्ट है ना वो उठा लेंगे ना। यस सर। कोशिश करते हैं जीओसी तो सारी करा दें, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, हर एक टाइप का क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार, क्योंकि जितना जीओसी तैयार होगी ना इसका मतलब उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है। यस सर। तो इसके रिवीजन की नीड तो है ही नहीं जो अभी लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सर नो सब। सर। हाँ हाँ, एक बार सर वो हाँ हाँ बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस वाली नहीं था वो, हाँ बता हाँ, दो सर। वो सर तो उसकी ज्यादा कैसे नहीं, हैं वो सिंपल सी निकल बात है रहे ना, हैं। उसमें तो बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। जो आपके पास एनायन है या जो किटायन है उसकी स्टेबिलिटी जो है ना, जो उसकी स्टेबिलिटी है, मान ले तेरे पास ये कोई एनायन पड़ा हुआ है, वैसे ऑफिशियल टाइम स्टार्ट भी हो गया है तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। जो एनायन है मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, किसी भी एनायन की स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है चार्ज कम तो करना आपको है एक उसका। काम करना पड़ेगा, इसका जो चार्ज है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सी ओ ओ नेगेटिव लगाया, ठीक होगी बात। यहां आपके पास ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कार्बन क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है। ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे उतना इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। जितना कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम होएगा, अब सोचो ना, ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ये प्रोडक्ट साइड थी, ये वाली कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। ये साइड। वाली कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। अब सोचो ध्यान से ना, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, प्लस के साथ इसका अट्रैक्शन टेंडेंसी, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो गया। जब ये कंबाइन ही नहीं होंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन मीन डिसोसिएशन बढ़ेगा। और बच्चे हम किसी एसिड को अच्छा एसिड कब मानते हैं, किसी बेस को अच्छा बेस कब मानते हैं, जब उनका आयोनाइजेशन बढ़ रहा हो, ठीक है, बढ़ रहा हो, यानी बैकवर्ड रिएक्शन कम हो और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो तेरी बात का जवाब बड़ा सिंपल 3 से 4 वर्ड्स में आ गया, लेस नेगेटिव चार्ज, मोर आयोनाइजेशन, मोर एसिडिक। यस, थैंक यू सर। समझा ना मेरी बात को? यस सर। और ये फिर मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी भी किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर बेसिक नेचर की तरफ बढ़ेंगे इसमें, फिर हम रेजोनेंस शुरू करते हैं। जितना पॉजिटिव इंडक्शन होएगा उतना के कम हो जाना है, और जितना नेगेटिव इंडक्शन ज्यादा होएगा उतना के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी है। चलो फिर आगे बढ़े। ये सारे एग्जांपल्स थे, ये एग्जांपल्स थे सारे, ठीक है। हाँ जी, ये तो बार बार फेस करने को मिलेंगे बच्चे, तभी यहाँ से हिंट देके चलते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ द अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पे डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना भी। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस में सबसे पहले हमें समझना है कि आपके पास लुइस बेस कौन है। तो मैक्सिमम बच्चे क्लास में बैठे हुए जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डोनर है उसको आपने क्या बोल देना है, उसको आप बोलोगे लुइस बेस। इतनी बात तो समझ में आती होगी। लुइस बेस कौन हो गया, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर है। चलो जी,
अब मैं अमाइंस की वैरायटी की बात कर लूं, मेरे पास अमाइंस 1 डिग्री जिसको RnH2 लिखते हो, फिर 2 डिग्री जिसको RnHR लिखते हो, फिर 3 डिग्री जिसको RnRR लिखते हो, ठीक है जी। तो एक एल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी अमाइन, 2 एल्काइल ग्रुप तो सेकेंडरी अमाइन, 3 एल्काइल ग्रुप तो टर्शियरी अमाइन। इतनी बात आपको समझ में आती होगी ना। और अमोनिया को जनरली कंपैरिजन में हम लोगों ने 0 डिग्री लिख लिया, 0 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस एक्सप्लेन करना है, अगर आपको बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस एक्सप्लेन करना है, तो फिर वहां 2 कंडीशंस लेंगे हम लोग। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस एक्सप्लेन करना है तो 2 टाइप की कंडीशंस लोगे, क्लियर, 2 टाइप की कंडीशंस लोगे। अभी जो टेस्ट हम बनाएंगे ना, उसमें बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस का जो कंडीशन नंबर 1 है उसी की बात कर रहा हूं। कंडीशन नंबर 1 कहां पे? इन नॉन पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है जी, नॉन पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, या इसी को ऐसे समझ लें, इन गैस स्टेट, इन गैस स्टेट। यही टेस्ट में आएगा भी, लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरा भी सीख ही लेना, क्यों फालतू में हम लोग लेट करें। जब हम पहुंचेंगे ना माइंस चैप्टर में तो रिवीजन हो जाएगा 2-3 बार। सुनो, कंडीशन नंबर 1 आपके पास क्या है? जो अमाइंस है वो नॉन पोलर अप्रोटिक। कई बार बच्चों को लगा सर नॉन पोलर अप्रोटिक क्या? जिनका नेचर पोलर ना हो और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल ना हो, क्लियर। फॉर एग्जांपल आपके पास किसकी बात हो रही है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसकी बात हो रही है? बेंजीन। किसकी बात हो रही है? क्लोरोफॉर्म के अलावा, बेंजीन के अलावा हेक्सेन। ये सब ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल नहीं है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल नहीं है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल नहीं है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल नहीं है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल नहीं है। नॉन पोलर अप्रोटिक सोलवेंट इन गैस स्टेट। अब सोचो थोड़ा सा ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना और बात को समझना। आप में से मैक्सिमम जनता को पिछली वाली बात याद भी आ गई होगी जो मैंने सिखाई थी आपको, क्लियर। CH3 नाइट्रोजन, CH3 CH3, उसके बाद फिर मैंने CH3 NH CH3 लिख दिया, उसके बाद मैंने CH3 NH2 लिख दिया, यहां मैंने अमोनिया लिख दिया। और ये सारे के सारे अब गैस स्टेट में या फिर नॉन पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में, नॉन पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां N लिख दिया और यहां मिथाइल लगा दिया। तो कई बार बच्चों को सिर्फ इसी को देखने की आदत पड़ी। बच्चे आपने टर्शियरी के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को देखना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ये भी टर्शियरी हो गया। स्ट्रक्चर को सेकेंडरी बनाना है तो उसने पता है क्या किया, इसके अंदर NH डाल दिया, ओके। और इसी तरीके से इसको अगर प्राइमरी बनाना है तो NH2 डाल दिया। और अमोनिया अमोनिया ये सबको पता है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर वर्किंग है, ध्यान से सुनते रहना, यहां सिंगल फैक्टर वर्किंग है, यहां सिंगल फैक्टर वर्किंग है, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंडक्शन। पॉजिटिव इंडक्शन, पॉजिटिव इंडक्शन से क्या होएगा बच्चों, ध्यान से सुन लो। पॉजिटिव इंडक्शन से क्या होएगा, लिसन केयरफुली। पॉजिटिव इंडक्शन से इलेक्ट्रॉन पुश हुआ, कल याद आ रहा है ना, कल क्या बताया था, और 11th क्लास में बार बार बताया था। पॉजिटिव इंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुश। पॉजिटिव इंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुश, इलेक्ट्रॉन को पुश करना है। तो मिथाइल ने भी इलेक्ट्रॉन पुश किया, ओके, इस मिथाइल ने भी इलेक्ट्रॉन पुश किया, इस मिथाइल ने भी इलेक्ट्रॉन। तो पता है क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब कंपैरिजन इससे कर लें, यहां इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां भी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां भी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां भी बढ़ी, बट लेस इंक्रीज हुआ, लेस इंक्रीज हुआ। यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है जी, यहां भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, क्लियर, उसका जो इंक्रीज है, क्लियर, वो लीस्ट हुआ। समझ पा रहे हैं, लीस्ट इंक्रीज हुआ। तो सोचो ना, जिस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट्स वाई उसका जो डोनेशन है वो उतना ही ज्यादा होएगा।
इसी वजह से यही सेम हालत कहाँ लगा लो, इस पे इस पे इस पे। तो अगर थोड़ा सा सुनो मेरी बात को, जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन होएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन होएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन होएगा, पॉजिटिव इंडक्शन बढ़ने से आपके पास जो केबी है, मतलब जो बेसिक नेचर है, जो आपके पास बेसिक नेचर है अमाइंस का, वो क्या हो गया, बढ़ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात तो आई नहीं ना बच्चे, किसमें था ये था बेंजीन में, किसमें था CCl4 में, किसमें था हेक्सेन में, क्लियर, किसमें था कार्बन डाइसल्फाइड में। जितने ज्यादा याद होंगे ना नॉन पोलर अप्रोटिक, उतना फायदा मिलेगा अगले चैप्टर में इस टेस्ट के बाद। तो इंडक्शन बढ़ा, केबी बढ़ा, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस बढ़ा, दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड 0 डिग्री। क्लियर। तो आपसे पूछेगा गैसियस स्टेट में अगर कुछ नहीं दे रखा हो ना, वो भी मैं लिखवाऊंगा अभी, अगर कुछ नहीं दे रखा हो, अगर कुछ नहीं दे रखा हो देन बाय डिफॉल्ट दैट इज इन वाटर। अगर कुछ नहीं दे रखा हो दैट बाय डिफॉल्ट इन मिथेनॉल इथेनॉल। सर आप बार बार बदल क्यों रहे हो, इसीलिए क्योंकि अगली बात मैं जो बता रहा हूं वो है पोलर, नॉन पोलर हटा के क्या हो गया पोलर, नॉन पोलर हटा के क्या हो गया पोलर, और अप्रोटिक हटा के क्या हो गया प्रोटिक, अप्रोटिक हटा के क्या हो गया आपके पास प्रोटिक। क्लियर है। तो वापस चलें एक बार, क्लियर, ध्यान से सुनना। क्या कर रहे हो जी, इंडक्शन इफेक्ट के एप्लीकेशन बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जो लेट ज्वाइन किए थे वो भी सुन लो। लुईस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनर, कितने टाइप के अमाइंस आपके पास है, 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री आर के नंबर पे बेस करता है, ठीक है। अगर एक आर हो तो प्राइमरी, 2 आर हो तो सेकेंडरी, 3 आर हो तो टर्शरी। अमोनिया 0 डिग्री है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव इंडक्शन इलेक्ट्रॉन को पुश करने का इफेक्ट है, बिल्कुल है। कंडीशन नंबर 1, अगर अमाइंस गैसियस स्टेट में हो, वेपर स्टेट में हो, क्लियर, कई बार बुक्स वेपर भी लिख देती हैं तो कंफ्यूज मत हो ना, जब आप ढूंढ लेना कि टीचर ने बताया था वेपर स्टेट की बात हो रही है, क्लियर। इन नॉन पोलर, इन नॉन पोलर ऐसे एग्जांपल बताओ, CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये हेक्सेन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ये सब ऐसे हैं जो नॉन पोलर, पोलर नहीं है और अप्रोटिक, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल नहीं है, ठीक है जी। तो फिर आपने एग्जांपल उठाया 3210 का, 0 मैंने अमोनिया को टैग किया है, वैसे ही 3210 का अमोनिया को मैंने 0 डिग्री टैग किया है। एक सिंगल फैक्टर से सारा का सारा काम हो जाना है, जिसको बोलते हो पॉजिटिव इंडक्शन। जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन होएगा उतना, जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन होएगा उतना, जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन होएगा उतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन ऑफ द अमाइन पे बढ़ जानी है, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई दैट बिहेव्स एज वेरी गुड बेस, लुईस बेस। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अब बताओ ये चीज समझ में आई है तो आगे बढ़े, नहीं तो इसको वापस समझाएं। आगे Yes, समझ yes. पक्की बात, ये ना पेपर में लिखा मिलता है इन वेपर स्टेट, क्लियर। अगर कुछ नहीं लिखा मिला ना बच्चे, अगर कुछ नहीं मिला तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट इन वोटर है, बाय डिफॉल्ट इन वोटर है। वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाना शुरू कर रहा हूं, बस आगे बढ़ते हैं इसके आगे। सुनो जी, अब मैं सेकंड कंडीशन उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, इन द पोलर, इन द पोलर प्रोटिक, प्रोटिक सोलवेंट, जिसको पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ना समझ में आए तो जिसपे म्यू नॉन जीरो हो, पोलर, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल हो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल हो। ऐसे कौन कौन है जी, वोटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मिथेनॉल भी इस कैटेगरी में आ रहा है, इथेनॉल भी इस कैटेगरी में आ रहा है, क्लियर। ये पोलर भी हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कैपेबल हैं। तो कुल मिलाकर यहां मुझे जो बेसिक नेचर को फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले मिलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फैक्टर मिलेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मिलेंगे। पहला बच्चे कौन होएगा, जिसको ऑलरेडी सीख चुके हो, पॉजिटिव इंडक्शन। पॉजिटिव इंडक्शन के बारे में तो सारी जनता जानती है, पॉजिटिव इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, क्योंकि पॉजिटिव इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा ना बच्चे, तो बेसिक नेचर बढ़ना ही बढ़ना है। ये एक फैक्टर हो गया है, टोटल 3 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मेरे पास है भीड़, क्राउड, स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़, क्राउड, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे बात को तो क्लियर हो भी जाएगी। ये नाइट्रोजन है जी, ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये लोन पेयर है, फिर नाइट्रोजन है, फिर H है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके बच्चे, फिर नाइट्रोजन है, क्लियर, फिर H2 है, एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब होता पता है क्या है, जब प्रोटॉन, कोई भी बेस बेस कब है, क्लियर, कोई भी टीचर टीचर कब है, जब किसी को पढ़ाएगा तभी तो टीचर होएगा ना, टीचिंग। और कोई भी स्टूडेंट स्टूडेंट कब है, जब पढ़ेगा। कोई भी बेस बेस कब है, जब उस पर किसी प्रोटॉन का अटैक होएगा, क्लियर। तो हमने क्या सोचना है, इस पे प्रोटॉन का अटैक, इस पे प्रोटॉन का अटैक, इस पे प्रोटॉन का अटैक। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये पानी के अंदर थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी थी, इन 3 मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्शन के साथ साथ में भीड़, स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम कर रही थी। 3D क्राउड, 3D क्राउड, स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम कर रही थी। अब होएगा क्या, प्रोटॉन का अटैक, प्रोटॉन का अटैक यहां सबसे डिफिकल्ट है, क्लियर ना, यहां सबसे डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी अटैक होने में सबसे हाई है, यहां डिफिकल्टी थोड़ी सी कम है, यहां डिफिकल्टी अगर इन तीनों को लिखें तो लीस्ट है। कुल मिलाकर जब प्रोटॉन का अटैक आसान नहीं है बच्चे, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, एग्रीड, एग्रीड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, एग्रीड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे टर्शियरी में बढ़ी हुई है, एग्रीड, बट जो प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, बट जो प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, लेकिन जो प्रोटॉन का अटैक हो रहा है वो क्या हो रखा है, डिफिकल्ट हो रखा है। क्यों, क्योंकि भीड़ है। बच्चे कहेंगे सर भीड़ तो जब वो गैसियस स्टेट में, नहीं बच्चे, गैसियस स्टेट में आपको पता है इंटरमोलिकुलर स्पेसेज बढ़ जाते हैं, क्लियर, दैट्स वाई वहां अटैक कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन यहां एक तो पानी में था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर था, दूसरा ये अब किसी लिक्विड में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गए, क्लियर, तो भीड़ मैटर करने लग गई, स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करने लगी पानी के अंदर, तो प्रोटॉन का अटैक डिफिकल्ट हो गया, यहां प्रोटॉन का अटैक थोड़ा आसान हो गया। अब देखो ना, जो पॉजिटिव इंडक्शन का आंसर मिला था, जो पॉजिटिव इंडक्शन का आंसर मिला था वो 3 to 1 मिला था, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोल रही है, 1 to 3। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गए, तो चलेंगे थोड़ी देर पहले सुन लो एक बात को और। अब जो तीसरे नंबर पे मेरे पास फैक्टर बन रहा है, अब जो तीसरे नंबर पे मेरे पास फैक्टर बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सोल्वेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे ध्यान से सुनना, जैसे आज देवेश ने पूछा था ना, वही बात बोल रहा हूं। जब कोई भी अमाइन, क्लियर, पीछे क्या था, कार्बोक्सिलेट, जितना स्टेबल होएगा उतना उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, यहां आपके पास प्राइमरी अमाइन है, प्रोटॉन भाई साहब ने अटैक कर दिया, ये आपके पास एल्काइल अमोनियम बन गया, ये आपके पास डाई एल्काइल अमाइन है, ये डाई एल्काइल अमोनियम बन गया। ठीक है जी, सुनते रहना, बस बीच में गड़बड़ मत करना। जैसे ही ध्यान हटे एक बार लंबी सांस खींच लेना। ये R3N हो गया, ये प्रोटॉन का अटैक हो गया, ये R3NH+ हो गया। ठीक है बच्चे, अब चेक करो प्रोटॉन का अटैक किस पे हो रहा है, क्लियर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन पे, और इनसे क्या बन रहे हैं, एल्काइल अमोनियम, डाई एल्काइल अमोनियम, ट्राई एल्काइल अमोनियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसमें एक साइन डालना है इक्विलिब्रियम का, मैंने इसमें एक साइन डालना है इक्विलिब्रियम का। ध्यान से सुनना, आप बस एक डबल एरो खींच देना, मैंने एक साइन डालना है इक्विलिब्रियम का। अब थोड़ी सी बात सुनो, अगर आप में से कोई जवाब दे पाए तो अच्छी बात है। अगर मैं इन तीनों का स्टेबिलिटी फैक्टर मैटर करवाऊं, स्टेबिलिटी ऑफ कीटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द कीटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम आयन, अमोनियम था बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम आयन, क्लियर, क्या होएगा, बेसिक नेचर को बढ़ा देगा, क्लियर। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें, अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें,
क्लियर। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें उसको सुनने के लिए आपको मेरे साथ टिकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ध्यान से सुनना बच्चे, ये मैंने लिखा R N H H H, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ मैंने लिखा R N H H, यहाँ 2 R हो गए, प्लस का साइन, यहाँ लिखा मैंने R N R R, यहाँ H, यहाँ प्लस का साइन। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, यहां मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 जगह है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही जगह है। तो आपसे मैं एक बात कर सकता हूं अगर आप मुझे समझाना चाहो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कहां है, ज्यादा कहां है? एलए में सर। ये सोल्वेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सोल्वेशन का। स्टेबिलिटी इन वाटर का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा सोल्वेशन हुआ तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द मोर सोल्वेशन ऑफ द आयन या केटायन, या जो आपने क्या बना रखा है, जो आपने बना रखा है अमोनियम आयन, जितना ज्यादा सोल्वेशन होएगा उतना स्टेबिलिटी, सोल्वेशन कम स्टेबिलिटी कम, सोल्वेशन ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बच्चे सारी की सारी बातें जो आज देवेश ने पूछी थी वहीं आ गए हम लोग। जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के जो अमोनियम आयंस बने हैं, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा उसका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और उतना ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्टेंसी होगी, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होएगा। दूसरी बार, जितना ज्यादा बने हुए आयन का स्टेबिलिटी होएगा, इसका मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं गई। जितना स्टेबिलिटी ऑफ द आपके पास, जितना स्टेबिलिटी ऑफ द आयन आपके पास ज्यादा होएगा, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना केबी क्या होएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो 3 फैक्टर में से जो तीसरा फैक्टर है वो ज्यादा बेसिक किसको सपोर्ट कर रहा है, 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को। क्लियर? किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सोल्वेशन। तो अब बात सुनो ध्यान से, 3 में से 2 फैक्टर, 3 में से 2 फैक्टर हमें क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री को ज्यादा, और जबकि हमें इंडक्शन क्या कह रहा है, 3 डिग्री को ज्यादा। अब तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उसने कहा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, अब कहानी डेटाबेस हो जाएगी। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनो। बच्चे कई बार बोलते हैं सर इतनी फिर मगजमारी क्यों की, इतना कुछ पढ़ाया क्यों, जब सारी कहानी डेटाबेस ही होनी थी। मैंने कहा इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में ऊपर लिख देता है, पता क्या लिख देता है, इफ द induction is dominant factor then what should be the decreasing order of basic nature of amines. Your answer should be 3 to 1. If the steric is only dominant factor then what should be the answer, steric 1 2 3. If solvation is only factor which determines the basic nature of amines then what should be the answer, then your answer should be 1 2 3. समझे मेरी बात को ना? अब तीनों का कलेक्शन हुआ, तीनों का कलेक्टिव रिजल्ट आया, वो आपको सीखना था मेरे साथ आकर अमाइंस चैप्टर में अप्रोक्स 1.5 महीने बाद। क्लियर? तो जो बात मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर आर की वैल्यू मिथाइल हो जाए, ओके, तो वहां जो आपका आंसर बनता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है जी? अगर आर की वैल्यू आपके पास इथाइल हो जाए तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ये आपको समझ के चलना है फाइनली। लेकिन मैंने इतना सारा आपको क्यों एक्सप्लेन किया कि इंडक्शन अकेला फैक्टर नहीं होता है, इंडक्शन के अलावा भी हमारे पास 2 फैक्टर और हैं जिसको बोलते हैं सोल्वेशन। सोल्वेशन फेवर्स द प्राइमरी एज गुड बेस, स्टेरिक अगेन फेवर्स द प्राइमरी एज गुड बेस, बट इंडक्शन फेवर्स द टर्शरी एज गुड बेस। बट कलेक्टिवली डेटाबेस कहानी है 2130 2310। क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनो ना, मान लो सेकेंडरी के फेवर में, अब ये 12वीं क्लास का भी क्वेश्चन बन गया, क्लियर, ये 12th स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाई द सेकेंडरी अमाइंस आर गुड बेस एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शरी। तो आपका आंसर होएगा सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम है, पॉजिटिव इंडक्शन भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, और कहीं ना कहीं
टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा हो गया कि प्रोटॉन का अटैक मुश्किल होएगा। तो आपको सेकेंडरी के फेवर में सारी बातें बोलनी है। कैसे करके? डेटाबेस तो मैंने बता दिया कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी से कम है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडक्शन प्राइमरी से ज्यादा है, तो आपको उसके फेवर में बात करनी है कुल मिलाकर, क्योंकि कहानी डेटाबेस हो गई है। हाँ, वो ओनली फैक्टर कहे तो आपके पास इससे आंसर बन ही जाने। तो किसी को इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बताओ जल्दी से, क्योंकि इसके बाद मैंने टॉपिक बदलना है। फिर क्लास में ही हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो सर एक बार स्लाइड नीचे कर दो। एक सेकंड में इसको छोटे कर देता हूँ ना। लो जी, चल जाएगा काम इससे? चल जाएगा काम अमृत? लास्ट वाला। यस सर। पक्का ना? सर 1 मिनट बस यहीं रोक दो सर। बाकी बच्चे रिवाइज कर लो इतने। कल 5-7 बच्चे, मेरे को 8-10 बच्चे एब्सेंट थे कल क्लास में ना। वसुधा आ गई क्लास में? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वेटिंग लिस्ट में चल रही थी तुम ना? सर वो फोन अलग था, उसमें आ नहीं रही थी सर। अच्छा, वो तुम्हारा लॉगिन आईडी वाला पक्का हो गया होगा ना? हाँ जी बच्चे, बोलो जी, आगे चलना है। Yes, sir. यस Now सर। the very important concept of the GOC and organic chemistry स्टार, क्लियर, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान के चलो आपके कम से कम आज का दिन, पिछली बार याद है आपको 11वीं क्लास में हमने इस पे 5 दिन लगाए थे पूरे। क्लियर, इतने दिन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि समझ आपको आई रखी है ऑलरेडी। क्लियर, तो सबसे पहले हम पोलिंग के रेजोनेंस के बारे में बोल दें। कॉन्सेप्ट गिवन बाय द पोलिंग, और सबको पता है पोलिंग के जितने भी आइडियाज केमिस्ट्री के अंदर है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है रेजोनेंस का। वेरी इंपॉर्टेंट, गलती से मिस मत करना। रेजोनेंस सीखने में आ गया ना तो कार्बोक्टाइन के वैसे ही तुम स्टार बन जाने हो। नंबर 2, ध्यान से सुनना, पोलिंग ने हमें कॉन्सेप्ट दिया किसका? रेजोनेंस का। रेजोनेंस की डेफिनेशन, सॉरी, रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो वह मैं बता रहा हूं आपको, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल का सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल क्या नहीं कर पा रहा? डजंट एक्सप्लेन, क्लियर, डजंट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज, डजंट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। सारी की सारी प्रॉपर्टीज को जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल डजंट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज, फिर क्या होएगा? देन वी हैव नीड टू ड्रॉ, then we have need to draw more than क्या लिख दिया ये? टू ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे। बस यही फिनोमिनन, ध्यान से सुनते रहना भाई, मैंने आपको बार बार अवेयर किया है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। क्लियर, देन वी हैव नीड टू ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर, दैट फिनोमिनन इज नोन एज द रेजोनेंस। क्लियर, जब आप एक स्ट्रक्चर से सारे के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन, क्या बोला हमने? सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल doesn't explain all properties of the molecule, then we have need to draw the more than one structures, that phenomenon is known as a resonance। जब एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। उसी फिनोमिनन को आपने रेजोनेंस बोल दिया है। क्लियर, अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ओके। मुझे पता है प्रैक्टिकली इसका
बॉन्ड ऑर्डर, प्रैक्टिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर ना तो सिंगल है ना डबल है ना इसकी बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड ऑर्डर था बच्चे, ना इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, ना इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। क्लियर? तो दोनों 154 किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। क्लियर? और डबल बॉन्ड की क्या होती है? 134। दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो एक्चुअल जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है, एक्चुअल जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास आ रहा है 1 पॉइंट, एक्चुअल जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है इसका 1.5, 1.5। ठीक है जी, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1 इसको भी सिखा देंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है बच्चे वो आ रही है आपके पास 139.5 में 140 पिकोमीटर लिख रहा हूं। ना तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ आ रही है, ना डबल की आ रही है, ना एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ना एग्जैक्ट डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बस यही पंगा है ना, सिंगल मॉलिक्यूल, बट सर इसमें तो सिंगल डबल, वही तो कह रहा हूं आपसे, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल डजंट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, देन हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का फिनोमिनन ही रेजोनेंस है। और आपको पता है जब भी हम डिस्कशन कर रहे हों, इनके बारे में सारी बातें करूंगा मैं आपसे। मैंने कहा मेरे को कल का टाइम भी चाहिए, परसों का भी चाहिए, और आज का तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनो। ना तो ये रियल स्ट्रक्चर है, क्लियर, ना तो ये रियल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हो आप लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और शायद आप बच्चों को याद हो, ये आपके पास इन दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, RS1 और RS2 का जो मिक्सचर है, RS1 और RS2 का जो मिक्सचर है वो हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ना तो मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 ना तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2, इन दोनों से मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। लेकिन इसको मतलब हाइब्रिड को देखने के बाद मुझे अक्ल आ रही है, हाइब्रिड को देखने के बाद मुझे अक्ल आ रही है कि ना तो इसमें सिंगल बॉन्ड है ना इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें इन दोनों का मिक्सचर है। फिर वही वापस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात डाल रहा हूं, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल doesn't explain the all properties of molecule, then we have need to draw the more than one structure, that phenomenon to write the more than one structure of molecule, that phenomenon to write the more than one structure of the molecule, that phenomenon to write the more than one structure of the molecule is known as resonance। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को लिखने का जो फिनोमिनन है, बस उसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है? रेजोनेंस रखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो पीछे चलूं। हे महान आत्माओं, आगे सर समझ। वेरी गुड। साइमा कल से बोल नहीं रही, क्या हो गया अभी? साइमा गुस्से चल रही हो? ये देखो आज भी नहीं बोल रही है। नहीं सर, बोल तो रही हूँ। कहाँ बोल रही हो बच्चे? अभी तो हल्की हल्की आवाज आई है। बोल रही हूँ सर। वेरी गुड। अच्छा नींद आ रही होगी साइमा को ना, पहली बार सुबह क्लास लगनी शुरू हुई है ना? नो सर। नहीं नहीं, चलो अच्छी बात है। भूमि तो सोई रखी है वैसे? नहीं। चलो अच्छी बात है। तो सभी बच्चे मेरे को हाँ भर रहे हैं आगे चलने के लिए? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, यस सर। गुड। तो आगे बढ़े भाई। अब हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल वे में ना इसकी डेफिनेशन सीख लेनी है। ठीक है, बड़े सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन सीख लेनी है, बड़े सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन सीख लेनी है। ध्यान से सुनो, स्टेप टू स्टेप काम करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं मचा रहा। 14 डेज है हमारे पास रिवीजन के। क्लियर? तो 14 डेज में सेकंड डे की हमारी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बोदर नहीं करना और काम को सीखना। क्लियर? मैं इसको सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ द
सिंपल वर्जन लेना है तो इलेक्ट्रॉन्स, कहानी खत्म। क्लियर, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डीलोकलाइज, हिलेंगे, मूव करेंगे। क्लियर, उसको हम लोगों ने क्या बोल देना है, उसको हमने बोल देना है रेजोनेंस। वैसे रेजोनेंस की डेफिनेशन रिक्वायरमेंट में आ गई थी, क्या बोला था वहां, व्हेन वन स्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द ऑल properties of the molecule, then we have need to write the more than one structures, that phenomenon is resonance, and the structures जो हमने ड्रॉ किए हैं are known as the resonance structures, and the mixture of those resonance structures is known as resonance hybrid। तो delocalization of electrons का नाम ही हमने क्या कर दिया है, रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन मतलब अपनी जगह से मूव करना, अपनी जगह से हिलना, डीलोकलाइज होना, डीलोकलाइजेशन। जनरली इसमें, जनरली जिसको परमिशन है, जो वीक बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, लोन पेयर ऑफ, इन दोनों को ज्यादा परमिशन है मूव करने की, अपनी जगह से हिलने की, पाई इलेक्ट्रॉन्स को और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। पाई इलेक्ट्रॉन्स को और लोन जो वीक बॉन्ड है, पाई भी वीक है आपको पता है, लोन पेयर बेचारा एक ही न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, तो इनको ज्यादा परमिशन है। क्लियर, इनको ज्यादा परमिशन है। जिस रेजोनेंस को हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर पाई को वैसे तो आपको पता है, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे वहां सिग्मा को तो रिमूव करवाएंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो रेजोनेंस ही है ना बच्चे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रिजिड मत होना किसी बात को लेकर। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, कौन से, जनरली पाई एंड लोन पेयर। सिग्मा भी होएगा जिसका नाम हम क्या कर देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का हिलना रेजोनेंस है, कहानी खत्म। ठीक है, चलो जी, अब मुझे अगर रेजोनेंस करवाना है तो मुझे कंडीशंस के बारे में बात करनी पड़ेगी, और कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसका एक सिंपल सा जवाब है, कॉन्जुगेशन। बस कहानी खत्म, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन का सिंपल मतलब आपको पता होगा, सिंपल मतलब आप एक छोड़ के एक, छोड़ के एक। क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, गैप, फिर एक मैं खड़ा हूं, फिर गैप, फिर मैं खड़ा हूं, फिर गैप, इसको सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स की तरफ नजर मारते हैं, कॉन्जुगेशन किस किस को बोलते हो, कॉन्जुगेशन क्या क्या होएगा, ध्यान से सुनना। डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है, डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और सिंपल वे डाल दूं क्या, ध्यान से सुनना, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से एग्जांपल को पढ़ना, मेरे साथ रहो। क्या किया आपने, CH2 डबल, देन नेगेटिव, क्या सीखा, नेगेटिव सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, डॉट सिंगल डबल, सुन पा रहे हो ना, माइनस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, डॉट सिंगल डबल, ये सब आपको कॉन्जुगेशन के बारे में ही बता रहे हैं। These all conditions obey the, these all conditions obey the, these all structures obey the conjugation। conjugation ना, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब प्लस सिंगल डबल, ओनली प्लस और डबल के बीच में कुछ है सिंगल बॉन्ड, वो सीक्वेंस लगातार फॉलो हो जाए। जैसे ना मैं इसको और बढ़ा दूं आगे, मान लो आपके दिमाग में एग्जांपल पता क्या जा रहा है, सुनना, यहां CH2 डबल सिंगल डबल, देखो ना, अब आपको कॉन्जुगेशन वर्ड सीखना, रट्टे नहीं मारने यार। क्या कह रहा है वो, माइनस सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, कुल मिलाकर आपने क्या देखा, नेगेटिव के साथ एक कॉन्जुगेशन डेवलप हो गया है। हाँ, तो जब भी आपके पास क्या हो, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सिंगल डबल, डॉट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्लियर, इन सबको आपने क्या बोल देना है, कॉन्जुगेशन। एक बार और कंडीशन साथ ही में लिख दूं, अगर अलग से लिखना, अलग से, लोन पेयर सिंगल डबल, वो वैसे अगर आप ज्यादा सीख चुके हो तो आपको पता होगा नेगेटिव और लोन पेयर में मुझे कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ये लो जी, विनाइल क्लोराइड,
ये लो जी आपके पास विनाइल अल्कोहल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें टोटोमेरिज्म होकर ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। चलो कोई चक्कर नहीं है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करते हैं। यहां मेरे पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल डबल, यहां लोन पेयर है सिंगल डबल, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन को। अगर आपके दिमाग में बात गई क्या, लोन पेयर सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, क्लियर, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगेशन। वन मोर एंड लास्ट कंडीशन, बिना रट्टा मारे हुए ध्यान से सुनना। ये लो जी, जिसको देखकर आप खुद ही समझ जाओगे, बोरोन पढ़ाओ, उसके सराउंडेड में लोन पेयर्स पड़े हो, और इस बोरोन पे क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर, तो मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, बीच में बॉन्ड का गैप आ गया, ये बॉन्ड है, ठीक है, और यहां मान लो ये एटम है, कोई एटम ए, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, फिर बॉन्ड, फिर एटम बी, इसके पास क्या पड़ा हुआ बच्चे, लोन पेयर। तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब समझ गए होंगे कि इस कंडीशन को भी हमने, इस कंडीशन को भी हमने क्या बोल दिया है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। अगर आपको लास्ट ईयर की बात समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए तो भी कोई चक्कर नहीं। ये मेरे पास फ्लोरीन 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 मैंने वापस समझा दिया। ये कौन है, लोन पेयर, ये कौन है, एम्प्टी ऑर्बिटल। इज इट द रेजोनेंस और द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, यस, कि यहां भी कॉन्जुगेशन है, यहां भी कॉन्जुगेशन है। कुल मिलाकर एम्प्टी ऑर्बिटल ईदर पी हो ईदर डी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके पड़ोस पे डायरेक्टली बॉन्डेड पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तो उस कंडीशन को भी हमने क्या बोल दिया है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अब शायद सारे बच्चों को समझ में आ गया हो कॉन्जुगेशन की बार बार डिमांड क्यों कर रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो गया, प्लेनर, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, 120, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, 120 डिग्री के एंगल पे हो गया। बच्चे सारी बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सर स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन में, हाँ प्लेनर है, 120 है, फ्लैट है, बच्चे तभी रेजोनेंस सेम प्लेन में होना, सभी बातें को बोल रहा हूं। मैंने कहा था आपसे आजकल परसों 3 दिन दे दो, रेजोनेंस सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली एंटर मार जाएगा, और पिछले साल का रिवीजन कर चुकी हो तो और अच्छी बात है। ये देखो फ्लैट जब तक नहीं होएगा ना, फ्लैट, तब तक भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में आएंगे। तो ये सारी कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, फ्लैट को, ये भी फ्लैट को, ठीक है जी, ये भी किसको फॉलो कर रही है, फ्लैट को, फ्लैट को, फ्लैट को, क्लियर, ये भी किसको फॉलो कर रहा है, फ्लैट को, फ्लैट को। तो जितना स्ट्रक्चर फ्लैट है, जैसे ही फ्लैट प्लेनरिटी गड़बड़ हुई, बताऊंगा अभी, प्लेनरिटी गड़बड़ हुई, समझो रेजोनेंस गायब हो गया। तो कंडीशंस आपको शायद समझ में आ गई हो कि रेजोनेंस हमारे पास होने के लिए कॉन्जुगेशन की नीड होगी, और कॉन्जुगेशन क्या है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो मेरे से बोलो, मैं इसको वापस समझा देता हूं। आ गया सर समझ। पक्की बात है, यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अभी 15 मिनट की क्लास है हमारे पास। नो सर। आगे। कोई भी बच्चा बात करना चाहता हो, पक्की बात है ना, आगे बढ़ूं फिर मैं, यस सर। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी समझ में आ गया आपको। यस सर। चलो चलो बताना यहाँ कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। आप ही का क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्लियर, ये आप ही के सिनॉप्सिस का क्वेश्चन है कॉन्जुगेशन के बारे में। भूमि कॉन्जुगेशन है इसमें, यस और नो, बस कॉन्जुगेशन है इसमें, यस और नो। यस। चलो उसके बाद आप ही की बुकलेट का क्वेश्चन है, बुकलेट सॉरी सिनॉप्सिस का। हाँ जी, कॉन्जुगेशन है या नहीं है भावना, कॉन्जुगेशन है या नहीं है भावना, भावना गायब होगी। वनीत कॉन्जुगेशन है, नो सर। भावना कह रही है नो। चलो भावना कह रही है कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है, अच्छी बात है। आंसर गलत होएगा तो मैं लिखूंगा नहीं, आंसर सही होगा तो मैं लिख दूंगा। चलो नेक्स्ट टारगेट, हरलीन है क्लास में, हरलीन इसमें कॉन्जुगेशन है, दिवेश इसमें कॉन्जुगेशन है,
यस सर। चलो, उसके बाद अमन बताएगा कॉन्जुगेशन है या नहीं। अमन, कॉन्जुगेशन है? Yes, sir. चलो, उसके बाद मुझे अर्पण बताएगी इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है। No, sir. नो, क्योंकि नेगेटिव सिंगल सिंगल हो गया ना बच्चे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास लास्ट स्ट्रक्चर ये वाला है। बताओ भी इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं। अमृत बताएगा। है सर। है, ठीक है जी। सारी कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई हो तो आपके लिए आगे काम करना बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये कॉन्जुगेशन की चेकिंग हो रही थी, कॉन्जुगेशन है या नहीं। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेशन की चेकिंग हो रही थी। चलो, आप सबने परफेक्टली आंसर दे दिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास टारगेट है, हमें रेजोनेंस के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। पेन कई बार गड़बड़ हो जाता है दूसरी। चलो, आप समझ जाना क्या लिखा हुआ है ना ये पेन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस, ध्यान से सुनना बच्चे। पहली बात हो रही है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस में, पहली बात हो रही है, ध्यान से सुनो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस में पहली बात हो रही है। क्लियर। इसमें मैं क्या बोलूंगा? रिस्पेक्टिव पोजीशंस, respective positions of all elements remain same। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। अगर किसी की रिस्पेक्टिव पोजीशन बदल गई, अगर किसी की रिस्पेक्टिव पोजीशन बदल गई तो मेरे भाई वो रेजोनेंस नहीं होएगा। बताऊं मैं आपको, ये देखो, इसका नाम है विनाइल एल्कोहल। ठीक है जी, ये एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहता है। इसने अपने प्रोटॉन को यहां से 1 2 3 माइग्रेट करवाया। ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए एसिड एल्डिहाइड में, ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए एसिड एल्डिहाइड में। ठीक है जी, तो इसमें रिस्पेक्टिव पोजीशन बदलने की वजह से मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख दिया कि ये मेरे पास टोटोमेरीज में, ये मेरे पास टोटो, जिसका जिक्र करना है मैंने आपसे, ये टोटोमेरीज में, बट ये रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस के अंदर रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द ऑल एलिमेंट सेम, अपनी जगह पे टिके रहनी चाहिए। मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूं कि रेजोनेंस क्या है? इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑफ एटम्स। एटम्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होएगा। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझदार तो सारे हो ही, समझ चुके हो बात को कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हुए दिखने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड मिलने चाहिए, एटम्स मुझे लोकलाइज्ड मिलने चाहिए। इससे सिंपल नहीं हो सकती बात। लोकलाइज्ड कौन है? लोकलाइज्ड कौन है? एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डीलोकलाइज्ड। अगर मैं मेरी बात को समझ गए, इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकलाइज्ड और एटम शुड बी लोकलाइज्ड। अगर ये बात दिमाग में आती है तो इसका मतलब आप रेजोनेंस को, कंडीशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपरली सीख पा रहे हो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. आपको यस ना सर। कई बार पूछ लेना आउट ऑफ द फोर, ऐसे हमारे आरपीएस असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे। आउट ऑफ द फोर, क्लियर, विच रिप्रेजेंट्स द रेजोनेंस। क्लियर, तो आपको चेक करना है एटम्स की पोजीशन दोनों तरफ, क्लियर, सेम पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अगर नहीं पड़ी हुई है तो समझ जाना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। क्लियर, वो रेजोनेंस नहीं है, कोई और फिनोमिनन हो सकता है, उसमें टोटोमेरिज्म मेनली हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। चलो, वैसे तो एक आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, वो टोटोमेरिज्म का ही है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी ये बात अगर आपको समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। चलो, दूसरी बात इसमें ध्यान से सुनना भी। सम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। सम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट।
सम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कैसे समझ लेते हैं जी। ये मैंने एक विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है। रेजोनेंस आप सब बच्चों को पता ही, इतना बताने की नीड नहीं, 11वीं क्लास होती तो मैं सिंपली लिखता इन बिटवीन द टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर। हमें डबल हेडेड एरो देना है, डबल हेडेड एरो देना है। चलो जी, अब इसका मैं बाद में तरीका भी बताऊंगा कि रेजोनेंस को हम मूव कैसे कराएं, डायरेक्शन कैसे दें। तो ये मेरे पास नेगेटिव हो गया है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया है, ये मेरे पास लूजर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। लेकिन मुझे सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर करना है, ध्यान से सुनना बच्चे। सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 कार्बन हाइड्रोजन वाला, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5वां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, छठा मेरे पास कार्बन क्लोरीन में हो गया। आप भी गिन लेना, हो सकता है मैंने कोई गलती की हो। क्लियर। और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। इधर बढ़े, इसमें ये कार्बन एक लोन पेयर हो गया। क्लियर। 1 2 3, 2 ये बच गए, ये तो नेगेटिव हो गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 3 तो इसमें वापस लोन पेयर आ गए। क्लियर। बॉन्ड गिलने इसके अंदर कितने? आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हो तो बॉन्ड गिलने इसमें कितने हैं? ध्यान से सुनना भाई। ये कार्बन पे 2 जुड़े हुए हैं, ये तीसरा जुड़ा हुआ है, ये चौथा जुड़ा हुआ है, ये 5वां जुड़ा हुआ है, ये छठा जुड़ा हुआ है। वापस गिन के बताऊं, यहाँ समझ में आ गया? क्लियर। आ गया सर। 2 ये रहे, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर। 2 आपके पास ये रहे, अगर समझ में आया तो। क्लियर। 2 1 1 2, 2 1 1 2, तो ये 6 हो गया आपके पास क्या? बॉन्ड पेयर। सम क्या पड़ा हुआ है? वही 9 का 9। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में ये बात डालनी थी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का जो सम है, क्लियर, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इवन इसमें एक लाइन और जोड़ दो, अगर कोई यूपी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर्ड ही रहेगा, उसकी लोकेशन बदल सकती है, उसकी लोकेशन बदल सकती है, उसकी लोकेशन बदल सकती है। अनपेयर्ड रिमेन्स अनपेयर्ड, वो डीलोकलाइज हो सकता है। अनपेयर्ड रिमेन्स अनपेयर्ड। क्लियर। वो डीलोकलाइज हो सकता है, उसकी लोकेशन बदल सकती है। क्लियर। उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, बट उसका जो नंबर है, क्लियर, उसकी जो हालत है, उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो अपीयरेंस है वो सेम ही रहेगा, जगह बदलेगी बस। क्लियर। तभी तो बोल रहा हूं बार बार, व्हाट इज द रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। नाउ तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? सेकेंड पीरियड मेंबर्स। सेकेंड पीरियड के जो आपके पास मेंबर्स हैं, क्लियर, नेवर एक्सपेंड्स देयर ऑक्टेट, नेवर एक्सपेंड्स देयर ऑक्टेट, क्योंकि भाई साहब उनके पास खाली जगह ही नहीं है, वेकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही नहीं है। जब उनके पास खाली जगह ही नहीं है, सेकंड पीरियड मेंबर में कौन आ गया? सारे आ गए, लिथियम से लेकर बेरिलियम से लेकर, ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे आते ही नहीं है। बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। जो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं, जो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। कार्बन, नाइट्रोजन, और तो बाकी दिखेगा ही नहीं आपको। कभी कभी बोरोन भी दे देंगे आपको एरोमेटिसिटी में। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन भूल गया मैं इसमें, ऑक्सीजन। क्लियर। ये ऑक्सीजन भी टिक मारना है आपने, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें दिखेगा। ये अपने ऑक्टेट को कभी भी एक्सपेंड नहीं करते। कैसे? चेक कर लेते हैं जी। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, आप ही के असाइनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने कुछ इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर। उसने कहा जी ये क्या वैलिड स्ट्रक्चर है? मैंने कहा जी ये स्ट्रक्चर हम गलती से भी वैलिड नहीं करने वाले, क्योंकि नाइट्रोजन पे थोड़ा सा अगर बच्चे फोकस करें, 3 वैलेंसी तो ये हो गई है। क्लियर। 4th एंड 5th वैलेंसी ये हो गई है। क्लियर। पता है क्या हुआ था? मैं बताता हूं तुम्हें क्या हुआ था। देखो, कई बार बच्चे ना इमोशनल हो जाते हैं रेजोनेंस सीखने के बाद। ये स्ट्रक्चर था ओरिजिनल, जिसको बोलते हो एनिलीनियम। ओरिजिनल ये था जिसको बोलते हो एनिलीनियम। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था एनिलीनियम। अब बच्चों को कहा जाता है, बच्चे पता क्या करना, रेजोनेंस करवाना तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन उधर चलने चाहिए जिधर भूख लगी हो। इलेक्ट्रॉन शुड बी माइग्रेटेड इन दैट डायरेक्शन वेयर इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, जहां इलेक्ट्रॉन की
डिफिशियंसी हो, जहां इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो उधर इलेक्ट्रॉन को चलना चाहिए। अब सोचने वाली बात पता है क्या हुई, यहां आपके पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यहां क्लाउड पड़ा हुआ है, तो बच्चे हो गए इमोशनल, टीचर की बात सुन के इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया, भेजा, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। भूख लगी तो आपने NH3 प्लस लिख दिया, इसको लूजर पे प्लस डाल दिया, लेकिन ये तो ब्लंडर हो गया, ये रेजोनेंस वैलिड नहीं है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है भाई। इसको भूख तो लगी थी लेकिन इसकी वैलेंसी क्या थी, ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी हुई थी, ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी हुई थी। जब आपके पास ऑलरेडी किसी की वैलेंसी कंप्लीट पड़ी हो तब आपको फर्दर रेजोनेंस नहीं करवाना, और उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तो टोटली आपने क्या कर देना है, मना कर देना है। ये अनएक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, ना तो यहां रेजोनेंस है, ना तो यहां रेजोनेंस है, ना तो यहां रेजोनेंस है, ना ही ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो एक बार मैं हल्का सा रिवीजन मार दूं। मैंने आपसे पहले कहा था रेजोनेंस में मैं सुपर स्लो स्पीड से चलूंगा, रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट रिमेंस कांस्टेंट, सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर शुड बी कांस्टेंट, अनपेड रिमेंस अनपेड बट डीलोकेलाइज्ड, एंड जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं उनका ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं होने देना, उनका ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं होने देना। सर हो जाए तो मतलब आपने गलती कर दी, आपने गलती कर दी, वो स्ट्रक्चर प्योरली अनएक्सेप्टेबल हो गया, वो स्ट्रक्चर प्योरली अनएक्सेप्टेबल हो गया, वो स्ट्रक्चर प्योरली अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो किसी को इन 3 पॉइंट्स में कोई दिक्कत है टेक्निकली तो मेरे से बात कर लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मीटिंग कंटिन्यू तो है, क्लास में तो हो सारे? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस बात समझ में आ गई, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes, चलो sir. चौथी बात क्या है, ध्यान से सुनना। अब तो बड़ी आसान सी, पर जब पोलिंग का नाम आ जाए ना तो पता है क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट देने के बाद ना हाइब्रिडेशन इसने दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब ने दी है, इसी ने रेजोनेंस दिया है, तो एक बात पता है क्या बोल रहा है कि जो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं, वो सारे के सारे इमेजिनरी हैं, वो सारे के सारे नॉन रियल स्ट्रक्चर हैं। और अगर कोई रियल स्ट्रक्चर है, अगर कोई रियल स्ट्रक्चर है, अगर कोई रियल स्ट्रक्चर है तो वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या? हाइब्रिड बच्चे मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेंस, जिसको कैनोनिकल, कई बार बच्चे पूछने आते हैं सर ये कैनोनिकल क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नाम दिया हुआ है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर नाम दिया हुआ है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल है, क्लियर? आपको पता है इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, अब देखो इसके सारे कॉन्सेप्ट की तरफ जाना, क्लियर? तो रियल अमेरिकन है ये, क्लियर? इसने क्या बोला, हाइब्रिडेशन, बाद में क्या बोला, हाइपोथेटिकल, इसने रेजोनेंस दिया, क्या बोल रहा है एंड में जाकर, हाइपोथेटिकल। मान लो इसके बाद कभी भी कोई अच्छी खास डिस्कवरी हो गई, कोई और अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, तो बाद में भाई साहब ने हाथ खड़े कर देने, मैंने तो पहले ही कहा था हाइपोथेटिकल है, क्लियर? मैंने कब कहा था रियल है, तो सेफ एंड पे चल रहा है भाई, क्लियर? रेजोनेंस, अब उधर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनर्जी तो बोली नहीं उसने, क्या बोला, अट्रैक्शन टेंडेंसी, तो वो भी हाइपोथेटिकली हो गया, अट्रैक्शन टेंडेंसी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रेजोनेंस हो चाहे हाइब्रिडेशन हो चाहे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सब में ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो बार बार दिमाग के पे जोर मारो, all the resonance structures are hypothetical, non real but mixture of these, जिसको हम हाइब्रिड बोलेंगे, जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज का मिक्सचर डाल देंगे, उसी को आप बोलोगे रियल स्ट्रक्चर, मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। लो जी, क्लास का टाइम शायद ओवर हो गया है, क्लियर? एक लास्ट एंड फाइनल बात कर दूं, कल मैं रिवीजन कराकर 2-4 और है वो जोड़ दूंगा, और मेथड्स टू राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, फिर हमारा रेजोनेंस खत्म हो जाएगा तीसरे दिन पे। ध्यान से सुनना भाई, जो भी तुम्हारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियर, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो आपके पास क्या होना चाहिए,
लेस। अगर यूं मान लो सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप पढ़ रहे हो, क्लियर, जो एनर्जी है वो आपके पास नियरली सेम होनी चाहिए। तो बच्चे कई बार पूछ लेते हैं व्हाई नियरली सेम, ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे? अगर किसी स्ट्रक्चर की एनर्जी, मान लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, ओके, इसकी एनर्जी हाई है और इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी लो है, तो ये भाई साहब तो हो गए स्टेबल और ये भाई साहब हो गए अनस्टेबल। तो जो स्टेबल है वो अनस्टेबल की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। मीन इन दोनों का इंटर कन्वर्जन बंद हो जाएगा। तो कोई अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दे, डेल्टा ई अगर ज्यादा हो जाए, तो आपका बड़ा सिंपल आंसर है रेजोनेंस विल बी स्टॉप्ड, रेजोनेंस रुकने वाला है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो रेजोनेंस रुक जाएगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग? क्लियर है? तो मैं क्लास बंद करूं उससे पहले एक सिंपल मैसेज की इसका रिवीजन कर लेना, कल हम इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। सो चुके हैं सारे? No, sir. No, sir. No, sir. ओए हाँ हूं कर दिया करो यार, कल्ला कल्ला टीचर बोलता रहता है। सर हाँ बोल। सर वो सेकंड पीरियड मेंबर्स से जहाँ आपने शुरू किया था ना सर, उस वहाँ से कनेक्शन उड़ गया था सर, कल बता देंगे सर आपको? हाँ पक्का पक्का बच्चे, रिवीजन कराया जाना है क्या? 14 दिन रिवीजन ही करा रहे हैं पुत्र जी। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे क्लास बंद कर रहे हैं जी। मैम गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। मैम क्लास फ्री कर रहा हूँ चलो। ठीक है जी। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे, थैंक यू सर। ओके बेटा।